दिक्कत नहीं है। तो फटाफट जरा क्वेश्चन करोगे, वेक्टर पर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिनट रुको, वापस देखो, चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a vector A 3i cap minus 5j cap plus 10k cap and B vector 6i cap plus 5j cap plus 2k cap। फटाफट करते चलोगे। एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि पैरेलल किससे है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसके पैरेलल एक वेक्टर है, उस वेक्टर को, सॉरी एक यूनिट वेक्टर है, उसको आपको निकालना है। फटाफट निकालोगे। सर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हो गया है क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट मतलब हो गया, सब कुछ हो गया। तुम स्टार्टिंग से नहीं किया हो क्या? नो सर। हम लास्ट है, मैथमेटिकल तो उसका लास्ट है। बस आपका एक एरर है, मेजरमेंट बचा हुआ है, तो हम लोग बाद में पढ़ाएंगे आपको कभी। प्रूव दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड पहला हो गया क्या? पहला बताओ क्या होगा? हटो बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो पहले तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। बेसिकली करना क्या है, मान लो कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है मान लो कि बी। ये वेक्टर आपका ए दे रखा है, ए दे रखा है बी। ए क्रॉस बी करोगे तो क्या आएगा, इधर क्यों आएगा, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये मान लो कि एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू बताओ क्या होगा? अरे किसी वेक्टर के अलोंग हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? अगर वेक्टर मान लो ए है, ए डिवाइड बस ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये करते थे ना। अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए था तो क्या करते थे हम लोग, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इससे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस है, 3i कैप है, ये वेक्टर मान लो कि 3i कैप है। क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, आई कैप ही बचेगा ना। आई कैप क्या हो जाएगा, एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। तो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ए क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस
वर्क नहीं होगा। वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही करते हैं ना यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। ए वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर निकालना था, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो इसके अलावा निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर है क्या, मान लो सी वेक्टर है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकाला तो क्या होगा, सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अब निकाल दो, कॉन्सेप्ट यही है, बाकी तो आपको कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका ये, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी करने के लिए आपको इससे बताया है मैट्रिक्स मेथड। ये लिख लेंगे आई जे और के। अब ए क्रॉस बी करना है तो पहले क्या करेंगे, ए का सारा कंपोनेंट लिख लेंगे। ए का कितना आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट या फिर 3, जे कंपोनेंट कितना आ जाएगा तो -5, और के वाला कंपोनेंट कितना है तो +10। क्रॉस बी करना है तो बी का लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। अब कैसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है कैसे करना है, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो देख लेना, क्योंकि तो आगे कभी बताने वाला नहीं हूं मैं। पहले लिखेंगे हम लोग आई, ठीक है, आई लिख लेंगे तो आपको पता है इस वाले कॉलम को, सॉरी इस वाले रो को, इसको रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इस वाले रो को इस वाले कॉलम को क्या करना है, आपको भूल जाना है, और जो बच गया है क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है घटा देना है। क्या हो जाएगा, -5 × 2 कितना हो जाएगा, -10, माइनस कितना हो जाएगा तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। और यहाँ पे क्या लिखना था, साइन लिखना था, माइनस लिखना था, मिडिल वाला का माइनस लिखा था, बताया था, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस। आप इस तरह से याद रखोगे। माइनस क्यों आता है, तो किसी कोई खास लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो बाद में अगर कोई मैथ्स का होगा तो समझ में आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है, फिलहाल जो है ध्यान रखो बस, तो चाहेगा तो बता देंगे प्लस माइनस क्यों होता है, वैसे बस ध्यान रखो। अब जे वाला लिखना है तो क्या करोगे, जे वाला लिखना है इसको तो भूलना ही है, और साथ साथ क्या करना है आपको, इस वाले रो को भी, रो या कॉलम, इस वाले कॉलम को क्या करना है आपको भूल जाना है। इस वाले कॉलम को भूल जाओगे तो बचेगा क्या आपका, तो बचेगा आपको इस तरह से 3, 6 और 10, 2। तो 3 × 2 करना है तो -6 × 10 करना है। 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, -6 × 10 क्या होगा आपका 60 हो जाएगा, प्लस के क्या, के वाला लिख लो। जब के लिखोगे तो क्या होगा, इस वाले रो को तो भूलोगे, साथ साथ इस वाले कॉलम को भी क्या करोगे आप भूल जाओगे, तो क्या होगा 3 - 5 6 5, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 × 5 करना है, 3 × 5 करना, -6 × -5, 3 × 5 कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, माइनस, तो माइनस देखो, -6 × -5 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो एक लाइन और, ये आपको आ जाएगा -60i कैप, और ये कितना हो गया आपका, तो हो जाएगा 6 - 7 कितना होगा -54, आगे माइनस तो कितना हो जाएगा +54 जे कैप। सबका इतना ही आया क्या, देख लेना कैलकुलेशन, 45 के कैप, 45 के कैप, क्लियर है। अब आपको निकालना क्या है, एन कैप निकालना है, एन कैप निकाल दो। एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या क्या है आपका, ए क्रॉस आई, ए वाला वेक्टर है -60i कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप, और डिवाइड बाय क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो आएगा आपका √, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 60 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ये आएगा ना,
ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ये कैसा हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या आएगा, यूनिट आएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया जो आपसे पूछ रखा था। सबका ऐसे आया है? यस सर। इसको देख लेना कैलकुलेट करके, बहुत लंबा चौड़ा हो गया। करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, टाइम वेस्ट है। आपको पता है क्या आना चाहिए, अगर सिंपल कुछ देता तो आराम से हो जाता। तो ये बार हो गया। चलो इस क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? चलो आगे करो। बोलता 3 वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो आपको प्रूफ करना है ये क्या करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? क्या होना चाहिए प्रोसीजर, बताओ। प्रोसीजर बना दो कोई, बात कर लेंगे हम लोग साथ में बैठ के। क्या होना चाहिए प्रोसीजर? कोई एक नया क्वेश्चन देखते हो तो क्या सोचते हो, कैसे करना है? सर एंगल निकालने। किससे किसके बीच में एंगल निकालोगे? पहला बात है, दो चीज इसमें प्रूफ क्या करना है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो पहले तो प्रूफ करो कि ट्रायंगल है कि नहीं, क्या ये तीनों साइड मिलकर ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम देखेंगे राइट एंगल पे है कि नहीं है। तो पहले तो क्या देखना पड़ेगा कि तीनों साइड मिलके क्या ये किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं रैंडम मान लेता हूँ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, मान लेता हूँ। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर है। ये अगर मान लो तीनों का साइड ऑफ ट्रायंगल होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं चाहिए बताओ। अगर ये तीनों क्या है, ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का साइड हो, कोई भी, कोई जरूरी राइट एंगल, कोई भी ट्रायंगल हो इस तरह से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होता है, 0 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी ट्रायंगल का साइड बनेगा। कैसा भी ट्रायंगल ले लो, रेक्टेंगल हो गया, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, तो क्या होना चाहिए, दो वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि पहले ट्रायंगल है कि नहीं, तो पहले तो क्या प्रूव करो कि ये तीनों क्या है, एक ट्रायंगल है। तो फॉर ट्रायंगल क्या होना चाहिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चेक करो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अगर 0 है इसका मतलब तो क्या होगा, ट्रायंगल होगा। प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना मतलब आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीनों वेक्टर को जरा ऐड करो, तो तीनों वेक्टर को ऐड करो, क्या आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 3j प्लस, क्या लिख दिया हूँ, 5 लिखा हूँ प्लस 5k कैप और सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। तीनों को ऐड करो, कितना हो, देखो जरा। पहले तो i वाला को ऐड कर लेंगे, तो देखो 3 एक प्लस 1 4 और प्लस 2 6 हो गया। सम 0 नहीं हुआ, गलत ले लिया क्या? ये अगर नहीं हो रहा है, दूसरा तरीका क्या और बताओ। अगर ऐसा हो जाए कि ए प्लस बी इक्वल टू भी सी हो जाए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसा हो जाए, तब भी तो क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ।
दोनों कंडीशन से कुछ भी होगा तो ट्रायंगल हो जाएगा। साइड ऑफ ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा बताओ? ए Yes, वेक्टर sir. बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाए? सी वेक्टर हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो जाए? दिस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो का सब तीसरे का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दो का सब तीसरे का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा? ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, आप देख के आओ, आप एज्यूम कर सकते हो कि देखो ये होगा 3 आई कैप और ये कितना है? आई कैप, 1 आई कैप और एक है 2 आई कैप, यानी इसको बोल सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। अगर ऐसा हो रहा है, अब क्या लिखे? ए प्लस बी इक्वल टू सी लिखे, बी प्लस सी इक्वल टू ए लिखे, या सी प्लस ए इक्वल टू बी लिखे, आप थोड़ा सा गेस कर लो क्या होगा। यहाँ पे 3 आई कैप है, 3 आई कैप कैसे बनेगा? इस दोनों को ऐड करके। आप यहाँ से भी बोल सकते हो, अगर साइड ऑफ ए ट्रायंगल है, साइड ऑफ अगर ए ट्रायंगल है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि v वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू, अगर a वेक्टर है इसका मतलब क्या होगा? ये बोल सकते हैं कि साइड ऑफ क्या होगा? ट्रायंगल होगा। b वेक्टर, अब इसको थोड़ा डायग्राम में चेंज कर लेते हैं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे भी सकते हैं, ये मान लेते हैं कि आपका है b वेक्टर, तो मान लेते हैं कि c वेक्टर, b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू, अगर a वेक्टर है, a भी क्या होगा? a भी होगा साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब जरा देखो तो जरा, बी वेक्टर आपका ए है, नहीं बी वेक्टर आपका ए है और सी वेक्टर आपका ए है, तो आप इसको ऐसे लिख दो थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहा है तो बोलने का है। इक्वल टू देखो कि ए वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ए वेक्टर ही आएगा, यही सोच के तो लिखे थे, -2 जे कैप प्लस जे कैप। देखो -3 प्लस जे कितना आ जाएगा? -2 जे कैप प्लस 5 के कैप और -4 के कैप, आपका क्या है? माइनस है, तो प्लस 5 के कैप -4 कैप कितना जाएगा? के कैप आ जाएगा। यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है? आपका ए वेक्टर। इसका मतलब ये तो ट्रायंगल तो है, ये ट्रायंगल तो है, मतलब ये दोनों क्या होगा? तो साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब बात रहा कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल तभी बोलेंगे ना, ठीक है, जब क्या हो? कोई एक एंगल क्या हो जाए? 90 हो जाए, ये एंगल 90 हो जाए, चाहे ये वाला एंगल 90 हो जाए, चाहे ये वाला एंगल 90 हो जाए, कोई भी एक एंगल अगर 90 में है तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमको पता, हम तो रफ 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 बनाया ना हम लोग, वो थोड़ा पता कि वाला एंगल राइट राइट एंगल होगा नहीं होगा, ठीक है, वो देख के पता चलेगा। हमने सिंपल एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसमें क्या था? इसमें बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है? आपका ए वेक्टर है। अगर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब ये राइट एंगल होगा कि नहीं होगा कैसे पता चलेगा? आप क्या करोगे? सारे एंगल निकाल लोगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल क्या आता है? 90 डिग्री आता है। किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल क्या आता है? 90 डिग्री आता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो वेक्टर आपको क्या हो जाएगा? ओवरऑल दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने? अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी एंगल आ जाए, कोई भी एक एंगल आ जाए 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इसका 0 होना चाहिए। समझ में आया? तो हम देखेंगे किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले हम लोग करते हैं ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करेंगे तो कितना आएगा? ए डॉट बी करो, कितना जाएगा? हो जाएगा 3, ये कितना जाएगा? +6, और ये कितना जाएगा? +5, ठीक है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा 3 + 6 + 5, ये कितना आ गया? 14 आ गया। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या है? 14 है, इसका मतलब ए एंड बी क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है,
ए एंड बी क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है, यानी ए एंड बी का जो बीच का एंगल है ये 90 डिग्री तो नहीं होगा, 90 डिग्री तो नहीं होगा। तो हम लोग करते हैं बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर क्या हो तो क्या आएगा, यहाँ देखना 1 इंटू 2 कितना जाएगा 2 और -3 इंटू +1 कितना जाएगा -3, तो 2 इंटू -3 और इधर कितना जाएगा -b, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर 2 -3 -20, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया -21। इसका मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में भी एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। तो सी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करोगे तो क्या आएगा, तो सी वेक्टर हमारा ये हो गया, ए वेक्टर हमारा ये हो गया, ये हो गया 3 इंटू 2 कितना जाएगा 6 +6, ये कितना जाएगा तो -2 इंटू 1 कितना जाएगा -2 +6 -2 और ये कितना जाएगा -4 इंटू 1 कितना जाएगा -4। तो सी डॉट ए करोगे तो आपका आ गया +6 -2 -4 कितना आ गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया, तो दोनों चीजें हम लोग प्रूफ कर दिए। पहला चीज तो प्रूफ कर दिए ये कैसा है कि एक ट्रायंगल है, ये क्या है साइड ऑफ ट्रायंगल है जहां पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर होगा, और साइड क्या होगा तो एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्या है 90 डिग्री है। और क्या है साथ साथ, तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या है ए है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजेक्टिव डायग्राम बनाओगे तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा ए वेक्टर। तो इस तरह का साइड होगा, बी वेक्टर क्या होगा ऐसा होगा, सी वेक्टर ऐसा होगा, ए वेक्टर ऐसा होगा। हमने रफ बनाया था, ठीक है। इसमें हमने इसको एंगल 90 मान लेते, ए एंगल 90 नहीं होगा, एंगल कौन सा 90 होगा तो ए एंड सी के बीच में एंगल 90 होगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आया गधे लोग, यस सर। कब से बोल रहे हैं, कुछ तो बोलो तुम भी, शालिनी शालिनी समझ में आया चल, यस सर। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से ट्रायंगल प्रूफ करना हो या फिर आपको इस तरह से एंगल निकालना हो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूं, कौन कर रहा है इस तरह से, अभिषेक, अभिषेक क्या है, मिटा दो इसको, सब पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है, फालतू को बदमाशी नहीं। कैलकुलेट द, जो नहीं आता है वो पूछो, बाकी बदमाशी करने के लिए टाइम देंगे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम then adjacent sides are given by the vector a vector is equal to I cap plus 2j plus 3k and b vector is equal to 2I cap minus 3k plus k cap। आपको दे रखा है कि दो साइड है पैरेललोग्राम का, एडिशनल साइड है, आपको दे रखा है ए एंड बी है, वेक्टर
वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जानते हो कैसा होता है? और जरा कोई बताएगा कैसे निकालेंगे? ऐसा ही पैरेललोग्राम होता है। सर पहले उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। किसी एक को मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर है और किसी एक को निकाल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर है। अब इसका एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, ठीक है? बताओ कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू क्या होगा बताओ? सर वेक्टर ए वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आप देखोगे तो इसका रिजल्टेंट जो बोलोगे करते जाऊंगा। रिजल्टेंट देखोगे तो ये होगा, निकाल ले चलो, मान लेते रिजल्टेंट ये आ गया। अब क्या करें? सोचो जरा, सोचो सोचो जरा क्या होगा, क्या होगा? कोई बताओ, सजेशन दो। कुछ पढ़ा दो तो कुछ दिमाग यूज किया करो। सब चीज अगर हम ही बता देंगे तो दिमाग का लेके जाओ कहाँ पे? मार्केट में बेचने जाओ क्या अनयूज्ड ब्रेन को? सर वेक्टर ए को उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो जो ट्रायंगल बना उसका एरिया निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? बताओ इस ट्रायंगल, कुछ बताओ बताओ कैसे निकालेंगे इसका एरिया? सोचो। सर 1/2 into d1 into d2 डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कर। डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, पक्का? यस सर 1/2 1/2 into d1 into d2। और चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर ये मान लो कि एंगल थीटा हो, ठीक है, तो यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि h है, ये मान लेते हैं कि h है, तो अब बताओ एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताओ। सर बेस इनटू हाइट होता है बेस क्या होगा? तो बेस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो अगर h की बात करें तो h क्या होगा? तो जरा बताओ तो h क्या होगा? साइन थीटा। a sin थीटा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू h इक्वल टू क्या आ गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। जरा बताओ ये क्या हो गया? सर वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी है। अगर मान लो, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखोगे, अगर मान लो कि एडजेसेंट साइड आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम का, ए वेक्टर है डी वेक्टर के फॉर्म में, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आपको दिया हुआ है और उस पैरेललोग्राम का अगर एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा? तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? बताओ कितना होगा? कर लो फटाफट कर लो, क्रॉस कर लेना, क्रॉस करना तो आता है आपको, ठीक है? ए क्रॉस बी करना तो मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे करोगे? मैं बस लिखते जाता हूँ, आप फटाफट करते जाना, बस ध्यान रखना ये चीज कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा?
तो होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जहाँ पे ए और बी क्या है, दो साइड है पैरेललोग्राम का, सेकंड साइड है एडजेसेंट साइड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैरेलल वाला साइड है, एडजेसेंट साइड है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या देगा आपको, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम देगा। और ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, आपको दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू आई जे लिख दो, और आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सॉरी ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो 2 1 2 3, यह जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसा क्या है, तो 2 3 1, 2 3 1, यहाँ पे माइनस है 2 3 1, इसको क्रॉस कर लेना, ठीक है, क्रॉस करोगे तो आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, 11 आई कैप, और इसका जाएगा माइनस ऑफ, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1 और -6, तो 1 - 6 कितना हो जाएगा आपका, -5, माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा जे कैप, और के कैप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 और -4, तो क्या हो जाएगा -7, -7 के कैप, -7 के कैप, ऐसे लिखोगे फटाफट। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये भी बहुत कुछ हो गया, 49 121 कितना हो जाएगा, 170 और 25 195, 195, ठीक है। आप अपना कैलकुलेशन भी फास्ट रखोगे, हमको रखने की जरूरत नहीं है, आप फास्ट रखोगे, जितना फास्ट रखोगे, जितना कम गलती करोगे एग्जाम में उतना फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ है दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ पैरेललोग्राम का, तो उसका एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस करा देता हूँ, आप ऐसे चीजें क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ऐसे थ्योरी है बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दे रहा हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, determined by the two vector, a vector equal to 3i cap plus 4j cap and b vector equal to -3i cap plus 7j cap। दो वेक्टर है, ठीक है, ये आपको किसी भी ट्रायंगल का दो साइड दे रखा है, ठीक है, मान लो कि ए वेक्टर है और मान लो कि सी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये दो साइड दिया हुआ आपको, तो इस दोनों को मिला दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा ना, इस दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका अगर एरिया निकालना हो, इसका कोई भी दो साइड दिया हुआ है, ठीक है, दो साइड दिया हुआ है, तो क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है ना, तो मिला दोगे एंड पॉइंट के, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना होगा, जहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे रखा है, दो साइड दे रखा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होगा, बताओ जरा, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, कितना होना चाहिए बताओ, Sir, 1/2 into b into h, 1/2 इंटू बी इंटू, इसने बोला एच बोला, कितनी बोला है, इंटू है, क्रॉस नहीं है, ठीक है, इसको मैं क्रॉस थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए बच्चों को, तो बी इंटू एच लिख लेता हूँ, जहाँ पे एच क्या होगा, एच ये वाला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए sin थीटा, वेरी गुड, तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे भी इंटू है, आप अपने आप समझ जाओ कहाँ पे क्रॉस है, कहाँ पे वेक्टर है, कहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम ऐसे लिखते हैं ना, क्रॉस के लिए लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए, ऑब्वियस है कि जब एक क्रॉस होगा मतलब यहाँ पे दो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, तभी ना क्रॉस करेंगे, अगर हाफ इंटू ऐसा से लिखा है तो मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ना हुआ, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये सब चीजें कंफ्यूजन मत होना। और एच इक्वल टू किसी ने बताया अभी, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। अरे यहाँ पे से बिंदु दिया का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल क्या है,
मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डॉट भी ले देते हैं, ठीक है, क्रॉस भी ले देते हैं, कई बार ब्रैकेट में भी ले देते हैं, सब मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो समझना आपको ऑटोमेटिक है कि ये डॉट है कि नहीं है। ऑब्वियसली कि डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में होता है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना, ऐसा नहीं बाद में कहना चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट था तो बड़ में मान लीजिए। हाँ, मेन चीज जो बताना चाह रहा था कि इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका बी, और हाइट क्या हो गया एच, और हाइट एच को हम लिख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, देखोगे एच क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू साइन थीटा। अब जरा देखो तो जरा क्या बन गया, तो हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन थीटा। अभी बताए थे ए बी साइन का क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, मतलब क्या बन गया, तो हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ए क्रॉस बी लिखो या फिर बी क्रॉस ए लिखो, दोनों बात क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, दोनों का सेम होता है। अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, उसका दो साइड दिया हुआ है, आप इस तरह निकाल सकते हो, हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर निकाल लो, बात समझ में आ रहा है। आई जे के, ए क्या दिया होता, इसमें तो आसान होगा, 3 4 दे रखा था, और जहां पे नहीं दिया उसका मतलब 0 मानेंगे, तो आई हो गया 3, जे हो गया 4, के हो गया 0। और बी क्रॉस सॉरी बी में देखेंगे तो क्या होगा, -3 और +7, -3 और +7, और के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखोगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू देखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 इंटू 0 और 7 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 33 के क्या पाएगा आंसर। वेरी गुड। यहाँ पे देखोगे तो जे कब देखोगे तो क्या जाएगा, जे कब देखोगे तो दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस क्या होगा 0 हो जाएगा, डेली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और के कब देखोगे तो क्या जाएगा, 3 इंटू 7 21, और -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो -12, 21 -12 क्या जाएगा, +12 हो जाएगा, 21 + 12 कितना हो जाएगा 33 के कैप हो जाएगा, प्लस 33 के कैप। ऑब्वियस था ऐसे भी कि अगर दो वेक्टर अगर आई जे में दे रखा है, ठीक है, मतलब एक्स वाई प्लेन में हो गया ना, ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी हो गया एक्स वाई प्लेन में, ए बी क्या हो गया एक्स वाई प्लेन में, इस दोनों का अगर क्रॉस करोगे तो किधर आएगा, तो के एक्सिस के अलोंग आएगा, के एक्सिस के अलोंग आएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता था पहले से, ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, के एक्सिस के अलोंग ही आएगा। इसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते थे के और आई जे के बारे में सोचना भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्या होगा, के एक्सिस के अलोंग आएगा, आई और जे वाला कंपोनेंट इसका 0 आना ही आना। नहीं समझ में आया, छोटी पर मोटी बातें, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड 33 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। क्लियर है, क्लियर है बताओ, यस सर। ठीक है। तो आप देखोगे जिस तरह से हम बताए थे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है चीजें, जैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए जो होगा वो क्या होगा, ये अगर एंगल थीटा है, ये आपका हो जाएगा ए साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, तो बेसिकली क्या है, ये है मैग्नीट्यूड बी मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, देखो ये क्या है, ए वेक्टर का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ए साइन थीटा क्या है, अगेन यहाँ पे क्रॉस नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इस चीज ध्यान रखोगे। तो जो ए साइन थीटा है, डॉट में क्या हो रहा था, तो बी मल्टीप्लाई बाई ए का प्रोजेक्शन अलोंग द बी, बी मल्टीप्लाई बाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द बी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, बी मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी,
ठीक है, बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। लेकिन अगर डॉट में देख रहे थे सेम ऐसा हो जाएगा, बी का कंपोनेंट लोगे इसके परपेंडिकुलर, ए के परपेंडिकुलर, ए इंटू क्या आ जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा क्या आ जाएगा ए वाला आ जाएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, डिवाइड कर देता हूँ वापस से, ये अगर थीटा है और ये क्या है बी है, तो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू आ रहा था, ठीक है, बी इंटू ए कॉस थीटा, बी इंटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या था, तो कंपोनेंट ऑफ ए वाला क्या था, ए कॉस थीटा था, ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर। जबकि इसमें क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताओ, जो भी वेक्टर का क्वेश्चन होगा आप उसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत सारा मिल जाएगा क्वेश्चन आपको, अगर फिर भी आपको सुबह चाहिए होगा और क्वेश्चन दे दीजिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी दे देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि ज्यादा मत भागो, ठीक है, आगे बहुत कुछ पढ़ना है, जो चीज आसान है उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, ऐसे भी आगे आपको सही हो ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर थोड़ा बहुत वेक्टर खराब भी है किसी को तो अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि इतना यूज आएगा इतना यूज आएगा इतना यूज आएगा पूरे फिजिक्स में कि आपको पढ़ने की जरूरत कभी दोबारा पड़ेगा नहीं। ठीक है, आपको आगे इतना यूज है, लेकिन हाँ आप पहले से थोड़ा पढ़ते रखोगे बिल्कुल चीजों को। जैसे हम जब आगे पढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग में जब एक चैप्टर प्रोजेक्ट पढ़ाते हैं ना, स्टार्टिंग में 2 चैप्टर, तो हम चीजें बताते हुए चलेंगे, तो कभी क्रॉस प्रोडक्ट लिख के तब बताएंगे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन धीरे धीरे आप इतना यूज हो जाओगे कि आगे हम फिर बताएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसको आप बिल्कुल क्या करना है, इसको पढ़ते रहना ध्यान से। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करना, जितना बोलता हूँ उससे चलो तो फायदा होगा आगे। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आपका वेक्टर बहुत कुछ पढ़ लिया है, कोई टेबल प्रोडक्ट भी पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया है, तो आपको लगे कि मेरे पे तो मेरे को पढ़ाया नहीं गया, तो मतलब नहीं है उन चीजों का। वेक्टर में महारत हासिल करके क्या करोगे, वेक्टर आपने बहुत पढ़ लिया 3 किताब 4 किताब से, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम में 1% भी क्वेश्चन आप सबसे एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। तो जितना पढ़ाते हैं उस पर विश्वास करो, जहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाना हो वहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, जहाँ पे कम पढ़ाना हो पे कम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जाम के हिसाब से फोकस रहो। आपको रिसर्च नहीं करना है, पहला बार दिमाग में रखना, आपको रिसर्च नहीं करना है, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में, ना मैथ्स में। आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर तुम सोचोगे कि हमको एकदम महाभारत मतलब महारत हासिल कर लेना है, सबसे ज्यादा पढ़ के तेज बन जाना है, बहुत ज्यादा हमको पढ़ लेना है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आएगा एक स्मार्ट तरीका से, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, ना नहीं पढ़ना उतना मत पढ़ो। अगर मैं स्टार्टिंग है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बच्चे बहुत भटकते हैं इधर। हम लोग को जब पढ़ते थे हम लोग, हमारे साथ कैसा होता था, यार उसने तो ज्यादा पढ़ लिया वेक्टर में, मेरे से मेरे कम तो नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितना रिक्वायर्ड था उतना पढ़ाया गया, जितना रिक्वायर्ड नहीं था उतना छोड़ दिया गया, क्योंकि जो चीज आगे आनी है आगे भी करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज छोड़ देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब भी हम बहुत सारी चीज छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं और सिलेबस आपको पूरा 2 साल का सिलेबस उसको खत्म करना होता है हम लोग को। तो जो चीज जहाँ पढ़ाना वहाँ पढ़ाएंगे। जैसे कि मान लो कि कोलिजन, मान लो कि टॉपिक होता है कोलिजन, जैसे मोशन इन 2 प्लेन में भी कोलिजन डाल देते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल वाले में। हम लोग नहीं पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। जब कोलिजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हर जगह पे क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, आपका भी अपना भी। तो विश्वास के साथ पढ़ते रहो, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको आप सही ढंग से तैयारी करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से तैयारी करोगे तो परफॉर्मेंस खराब होगा। नॉलेज बहुत ज्यादा गेन करके भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो एग्जाम में जाके अच्छा कर लोगे, चाहे नीट का हो चाहे IIT का हो। एग्जाम अच्छा तभी होगा जब आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे। आप मान लो कि बहुत ज्यादा पढ़ लिए एक चैप्टर, मान लो कि सपोज दैट आप फिजिक्स मान लो पूरा पढ़ लिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, और मैथ्स फिजिक्स गायब, सॉरी फिजिक्स बहुत पढ़ लिया, मान लो कि मैथ्स केमिस्ट्री गायब, या फिर मैथ्स सॉरी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी गायब, तो क्या सिलेक्शन होगा क्या? आप मान लो पूरा ले आओ फिजिक्स में, और ना तो केमिस्ट्री में नंबर आया, ना तो बायोलॉजी में नंबर आया, ना मैथ्स में नंबर आया, तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा क्या?
इतना फीस पढ़ के फायदा क्या। सेम चीज अगर मान लो बायो बहुत ज्यादा नंबर ले आए और ना केमिस्ट्री में लाए ना मतलब मैथ्स में लाए, क्या फायदा फिर, या फिर फिजिक्स में, जो भी है मेडिकल इंजीनियरिंग वाला। तो एक चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ना ही एक टॉपिक को पढ़ना है, आपको तीनों चीजों को बैलेंस बना के चलना है, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, तीनों जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से तीनों का बैलेंस बना के चलोगे। मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जितना जितना रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी में आपका डबल रिक्वायरमेंट होता है, फिजिक्स का 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 90 क्वेश्चन। आपको बायोलॉजी में ज्यादा एफर्ट डालना है, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स से। मैथ्स वाले लोग हैं, मैथ्स वाले लोगों को कम से कम 2 टॉपिक बहुत अच्छा रखना है, चाहे वो फिजिक्स मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ केमिस्ट्री हो। एक आप टॉपिक थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि अगर मान लो तीनों टॉपिक बहुत अच्छा किसी का होता नहीं है, बहुत रेयर ही लोग होते हैं। सिलेक्शन करने के लिए आईआईटी में आपको 2 टॉपिक अच्छा होना चाहिए। आईआईटी की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस में सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी 2 टॉपिक अच्छा होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए, चाहे मैथ केमिस्ट्री हो जाए, चाहे मैथ फिजिक्स हो जाए। 2 टॉपिक अगर आपका बहुत अच्छा है तो अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, 2000 तक आराम से रैंक आ जाएगा, 1000 तक रैंक आ जाएगा, 1000, 1500, 2000 तक आ जाएगा। अगर 2 टॉपिक और अच्छा का मतलब सही में अच्छा होना चाहिए। और एक टॉपिक अगर थोड़ा बहुत खराब है, नहीं कि तुम बिल्कुल ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि 3 टॉपिक है, तीनों को पढ़ना है, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे मैथ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ने साथ साथ तीनों टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। और बहुत स्टार्टिंग है इसलिए आप लोग को हम बता भी रहे हैं, आगे चल के बताएंगे नहीं, आप इस प्रोसेस को फॉलो करते रहना है और जितना होमवर्क देते हैं उतना करते चलो, ठीक है। बहुत ज्यादा इधर उधर मुंह मत मारो। मुंह मारने का मतलब कि स्टार्टिंग में से जोश आता है एकदम, स्टार्टिंग में बहुत कम पढ़ना होता है ना। अब वेक्टर में कुछ भी नहीं है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, 0.001% भी नहीं है, ठीक है। अभी बच्चे क्या करते हैं, जोश में रहते हैं, अरे यार ये बुक पे ले आते हैं, ये बुक पे ले आते हैं, वो बुक पे ले आते हैं, सबसे बना देंगे वेक्टर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अभी भी और आगे भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपका टाइम खराब होगा। क्योंकि जहां आप एक टॉपिक में बहुत ज्यादा टाइम दोगे, इसका मतलब आप दूसरे टॉपिक में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो केमिस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं, मैथ्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं। एक काम नहीं करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है और ट्रस्ट करना है। चाहे कोई भी टीचर हो, जहाँ भी पढ़ते हो ट्रस्ट करना है कि हाँ इतना पढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि आप अगर वेक्टर पढ़ लिए तो आप वेक्टर से जितना दुनिया जहां जितना क्वेश्चन है वो सब बना ही लोगे, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बना ही लोगे, कोई जरूरी नहीं है, नहीं बनेगा। टेंशन नहीं लेना उसका, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, क्या कर सकते हैं। चाहे आप आगे कोई पढ़ लो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मोल कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन लगा दोगे, दुनिया जहां में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सब लगा दोगे, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप 70% 60% क्वेश्चन अगर बना पा रहे हो तो बहुत है, ठीक है। अपने बुकलेट से अगर 60% 70% क्वेश्चन बन जा रहा है तो बहुत है। आप बस चीजों को पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो। जितना पढ़े हो कंटेंट हमेशा फिक्स रखो, इतना चीज हमको पढ़ना है बस, इससे ज्यादा ना हमको पढ़ना है ना कम पढ़ना है। तभी एक अच्छे तरीके से आपका तैयारी होगा। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में रहोगे तब भी नुकसान है, और बहुत कम पढ़ोगे तब तो और नुकसान है, ठीक है। तो एक बैलेंस के साथ आप तीनों चैप्टर पढ़ते चलोगे, ठीक है, और उसका प्रॉपर रिवीजन करते चलोगे। क्योंकि अगर आप इधर उधर मुंह मारना शुरू करोगे, आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, दूसरा टॉपिक खराब होगा। तो ये सब चीज एकदम बिल्कुल बचना है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हो, तब बता रहा हूँ एकदम प्रॉपर नोट्स आप मार्क करके रखो। कि नोट्स मार्क करके रखना मतलब ऐसा नहीं कि बोलता हूँ नोट्स को सजा के लिखो, लाल पीला हरा ब्लू रंग से लिखो। आप किसी एक कलर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 कलर यूज कर लो, बहुत को ब्लैक एंड ब्लू यूज कर लो, ठीक है। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहां पे कुछ और कलर यूज कर लो, लेकिन आप थोड़ा मार्क करके रखो चीजों को। ये चीज आपको रिविजन के टाइम पे पढ़ना है। अभी तो बहुत स्टार्टिंग है, क्योंकि अब कल से फिजिक्स चालू हो जाएगा आपका प्रॉपर, मोशन इन वन डायमेंशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर का आपका आसान रहेगा, एक चैप्टर उसका चीजें क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तब डिफिकल्टी के लिए पहले से तैयार रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब डिफिकल्ट आएगा तो हाथ खड़े, और जब आसान है तो खूब पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट आया तो अपना एनर्जी बचा के रखो। जब चीजें डिफिकल्ट आएगा तो आपको ज्यादा एफर्ट डालना है, ज्यादा मेहनत करना है वहां पे, ठीक है।